हेलो एवरीवन, मैं नाम अंकित मिश्रा और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आज ये आपका अगला वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, स्पायरोग्राम के बारे में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से जो आज मैं स्पायरोग्राम के बारे में आपको बताऊँगा उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, नीट एग्जामिनेशंस के अंदर वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। लेकिन चलिए वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं तो रेस्पायरेशन के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। नंबर वन, जो हमारी ब्रीथिंग होती है रेस्पायरेशन में, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ ऑक्सीजन रिचनेस होती है। और जनरली जो हमारी लंग्स होती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाली होती है, उस समय हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस एल्वियोलाई या चैम्बर के अंदर ज़्यादा होती है। मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा और आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का ग्रेडियंट या फिर इन दोनों का अमाउंट इस तरीके का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको इनहेलेशन करना है तो। क्योंकि इनहेलेशन के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है? ऑक्सीजन की। और एक्सेलेशन के लिए मतलब अगर आपको बाहर निकालना है एयर को तो उसके लिए आपके एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी ज़्यादा होना चाहिए। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो दो गैसेस का डिफ्यूजन होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है ऑक्सीजन का आपके ब्लड वेसल में जाने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन जो होता है वो जनरली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। जब हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स से मतलब हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में जाती है तो भी उस समय वहाँ पे कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो आपकी लंग्स के अंदर की ऑक्सीजन है वो मूव करके आपके कहाँ चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ब्लड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके ब्लड तक चली जाती है, जो कि ब्लड उसे ले जाकर के लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। वहीं पे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जब ये सारी बातें हो जाती हैं फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है या ऑक्सीजन ब्लड में आता है तो फिर उसके बाद जो ब्लड ऑक्सीजन वाली ब्लड होती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो टिश्यू की तरफ भेज देती है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो लंग्स की तरफ भेज दी जाती है उसको एक्सेल करने के लिए। तो यही सारी चीज़ों को हम आज लेकर के बात करने वाले, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आप दो तरह के प्रोसेस को जनरली आप देखते हैं। नंबर वन एक्सेलेशन, नंबर सेकेंड इनहेलेशन। इनहेलेशन आप पहले करेंगे, एक्सेलेशन आप बाद में करेंगे। इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या है? देखिए, ये सारा खेला जो होता है ये डिपेंड करता है आपके एयर के प्रेशर पे। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रेशर होता है, वो कभी बदलने वाला नहीं। वो जितना प्रेशर मेंटेन है वो वैसे प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है? उसमें कोई चेंज हम नहीं लाएंगे। जो चेंज आता है दरअसल वो आता है हमारे लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स के अंदर चेंज आता है जिसके कारण जो है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। मतलब प्रेशर कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इसी प्रेशर ग्रेडियंट से ही हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन किया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉयल। क्या नाम था? बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि भाई अगर हम कोई भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा दें, अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें और एयर उतना ही रहने दें। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि मैंने कोई गुब्बारा लिया जो इतना बड़ा सा है, छोटा सा गुब्बारा है, ठीक है? उसके अंदर हमने जितनी एयर रखी हुई है वहाँ पे एक इनफ प्रेशर उस गुब्बारे के अंदर है। लेकिन अब अचानक से मैंने जो एयर प्रेशर डाल रहा है वॉल के ऊपर वो बराबर मतलब अच्छा खासा प्रेशर डाला है, ठीक। लेकिन अगर मैं गुब्बारे के शेप को बढ़ा दूँ और उसके एयर को उतना ही रहने दूँ तो उससे उसके अंदर का जो प्रेशर है, गुब्बारे के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जितनी हवा साइकिल में डालता हूँ तो साइकिल की हवा बिल्कुल चकाचक एकदम मतलब तगड़ी मतलब एकदम टाइट हो जाता है जो टायर है। लेकिन वही उतनी ही एयर अगर मैं कार के टायर में डालूँ, बड़ी टायर में डालूँ, ट्रक टायर में डालूँ तो वहाँ पे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब अंदर का जो प्रेशर, अंदर का जो एयर मैंने डाला हुआ है वो उसकी वॉल के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेगा। यस, बस यही चीज़ बॉयल जी ने बताया कि भाई अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बॉयल साहब जी ने कहा कि भैया अगर हम
अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का फायदा आपको देखने को मिला इंस्पायरेशन के अंदर। दरअसल हमारा जो कंट्रोल होता है वो किसके ऊपर होता है, मसल्स के ऊपर होता है। अब मसल्स कौन सी, ध्यान सुनिएगा। आपके लंग्स में पूरा का पूरा रिब केज होता है, इतनी बात क्लियर है। उस रिब केज के बीच में जो है, या उस रिब केज को आपस में जो जोड़ने का काम करता है, वो करता है इंटरकॉस्टल मसल, जो कि दो तरह की हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। ये इंटरकॉस्टल जो मसल होती हैं ये आपके रिब केज के बीच में मौजूद होती है। जब आपकी ब्रेन इंस्पायरेशन के लिए मसल्स को इंफॉर्मेशन देती है तो वो मसल्स मूवमेंट करते हैं, और जब वो मसल्स मूवमेंट करते हैं तो आपकी रिब्स जो है वो अप राइट्स हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होती है। इंटरकॉस्टल मसल पुश हो रही है और उससे जुड़ा कौन है, बोन्स। तो जो आपकी रिब बोन्स है वो भी क्या होगी, लिफ्ट अप होगी। तो ये थोड़ा सा लिफ्ट अप, जब आप इंस्पायरेशन किया तो क्या हुआ कि आपकी बोन्स थोड़ी सी और इंटरकॉस्टल मसल थोड़ी सी, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और जो आपकी बोन्स है वो क्या हो गई, लिफ्ट अप हो गई। और डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डायफ्राम किधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे की तरफ। डायफ्राम जब नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में थोड़ा सा क्या आएगा, थोड़ा सा शेप में इंक्रीज होगा। भाई डायफ्राम पहले तो यहाँ पर डायफ्राम ऐसे थी तो लंग्स बिल्कुल एकदम अपने नॉर्मल शेप में, मतलब एकदम मतलब कहने का मतलब ये है कि लंग्स जो है उसका थोड़ा सा शेप नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही मैंने एयर को अंदर इनहेल करना है तो एयर को इनहेल करने के लिए हमने अपने मसल्स को क्या किया, इन्फॉर्मेशन दिया, मसल्स को इन्फॉर्मेशन दिया तो मसल्स फैली और डायफ्राम किधर की तरफ गया, नीचे की तरफ। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इधर की तरफ भी वॉल्यूम बढ़ा और नीचे की तरफ भी वॉल्यूम बढ़ा, तो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और मैंने अभी भी बताया कि अगर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब लंग्स के अंदर का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया। उसके अंदर का जो गैस बनाता है प्रेशर आपके लंग्स के अंदर का, वो क्या हो गया, कम हो गया। और जब वो कम हो गया प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा है तो सीधे एयर कहाँ पे आ गई, आपके लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर आ गई। क्लियर? इसको कहते हैं इंस्पायरेशन एंड दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रेशर। दैट इज अ पार्शियल प्रेशर, जो कि वहां पे ऑक्सीजन अंदर की तरफ आई वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पे सबसे पहले एयर अंदर इसीलिए आई क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था और हमने हमारे लंग्स के वॉल्यूम और उसकी साइज के बढ़ने से हमारे लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण जो आपकी एयर थी वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ मूवमेंट, मतलब अंदर की तरफ आ गई। क्लियर थी बात? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जब आपकी ब्रेन ने मसल्स को इन्फॉर्मेशन दी, इंटरकॉस्टल मसल्स को, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होते ही रिब केज लिफ्ट अप हुआ, लिफ्ट अप होते ही थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी डायफ्राम है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो पहले ऐसे थी अब वो ऐसे हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, नीचे की तरफ शिफ्ट होगी डायफ्राम, तो लंग्स का साइज पोस्टीरियर रीजन में भी और एंटीरियर रीजन में दोनों तरफ बढ़ गया। जब लंग्स का साइज दोनों तरफ बढ़ गया है, इधर बढ़ा उधर बढ़ा, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, और जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर का प्रेशर कम हो गया। भाई जब नॉर्मल कंडीशन में थे तब भी उतना एयर था, लेकिन अभी हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उतना ही एयर है। अब उतना ही एयर रहेगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना भाई। तो ऑटोमेटिकली उसको फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, उस वॉल्यूम को फिल करने के लिए तुरंत वहां पे क्या आएगी एयर। अगर आप एक खाली गिलास रखोगे तो भी एयर उसमें आएगी नहीं, जस्ट वही चीज है। आपने लंग्स को खाली कर दिया और उसकी वॉल्यूम को खूब ज्यादा बड़ा कर दिया, अभी एयर ऑटोमेटिकली अंदर आने वाली है, तो एयर अंदर आ गई। एयर के अंदर आते ही जो पहले खाली था लंग्स, अब उसके अंदर पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक एयर आने से एयर बना है। आप कितनी देर तक सांस को होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ज़्यादा देर तक ना आप सांस को होल्ड। तो इसीलिए जैसे ही आपकी कैपेसिटी उस सांस के होल्ड करने की नॉर्मल कंडीशन में खत्म होती है, वैसे ही जो इंटरकॉस्टल मसल है वो अपोजिट प्रेशर लगाती है, मतलब वो ऊपर की तरफ गया है ना, लिफ्ट अप हुआ रिब केज, वो नीचे प्रेशर लगाएगा। इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होना चाहेगी, वो ऊपर से उसको प्रेशर लगाएगी लंग्स के ऊपर, और डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ऐसे ऊपर की तरफ प्रेशर ऐसे लगाएगा। डायफ्राम जो ऐसे हुआ है नीचे की तरफ गया था वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, रिब केज भी नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। इस तरीके से रिब केज और डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के प्रेशर के कारण लंग्स के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो सिंपल सी बात है गुरु, लंग्स के अंदर के प्रेशर के बढ़ने से जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम
और लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होने से एयर जो है वो बाहर की तरफ इंस्पायर हो जाती है, एक्सपायर हो जाती हैं, और इस तरीके से वहाँ पे हमें एक्सपायरेशन जो है वो देखने को मिलता है। यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो हम नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे फोर्सफुल कंडीशन का काम नहीं किया। फोर्सफुल कहने का मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं अभी हमारी सांसें नॉर्मल हैं, इसका मतलब मैं अभी अपनी सांसों की तरफ गौर नहीं दे रहा हूँ, वो नॉर्मली अपने हिसाब से हो रही है, हमारी ब्रेन के थ्रू हो रही है, ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन उसको लंग्स को फैला रही, वॉल्यूम को बढ़ा रही, घटा रही, वो हमारे ब्रेन करती है। दैट इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे जो सवाल है ये है कि भाई देखो, ह्यूमन जो आपकी ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग मतलब एक जब साइकिल हम कंप्लीट करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से, तो वहाँ पे ब्रीथिंग आती है। ब्रीथिंग तकरीबन हम 12 से लेकर के 16 बार मिनट में कर सकते हैं। ये हमारा पर मिनट का जो है वो जनरली टाइम पीरियड होता है कि 12-16 बार जो है हम पर मिनट जो है ये प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। और ह्यूमन में बच्चे के अंदर अलग और कुत्ते डॉग्स के अंदर अलग, सबके अंदर अलग अलग तरह का जो रेट है ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब आइए हम बात करते हैं स्पायरोमीटर या फिर स्पायरोग्राम के बारे में। जैसा आप सब जानते होंगे कि भैया हम लोग जब हार्ट बीट को मेजर करते हैं तो वहाँ एक ऐसे बनता है ना, ऐसा इंसान करके हार्ट बीट टाइप का ग्राफ बनता है। उसी तरीके से इनका भी एक ग्राफ बनता है, ठीक है, उसी तरीके से इनका भी एक ग्राफ बनता है जिसे हम लोग स्पायरोग्राम कहते हैं। दरअसल ये मेडिकल असेसमेंट के लिए बनता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। स्पायरोग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, बस आपको सिंपली तौर पे समझना। देखिए, एक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी जो रेस्पायरेशन रेट है या जो मेरी ब्रीथिंग रेट है या मैं जितना एयर ले रहा हूँ वो एक नॉमिनल लेवल पे ले रहा हूँ, मुझे अभी कोई बहुत ज़्यादा एयर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उस तरह का एयर जिसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और अक्सर हम लोग जो भी एयर को मेजर करेंगे, जो हम लोग एयर ले रहे हैं, दैट इज मेजर्ड इन ml, इसको हम ml में बताएंगे। तो मैं अगर आपसे नॉर्मली ब्रीथिंग कर रहा हूँ, नॉर्मली एक्सपायर इंस्पायर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल जो हम लोग कंडीशन में सांस लेते हैं वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, और वो तकरीबन आपका 500 से 600 के बीच में या 500 ml तक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, कम ज़्यादा हो सकता है, वो बात है, अप्रॉक्सीमेटली 500 होता है। लेकिन हम पर मिनट के हिसाब से अगर इसको काउंट करने जाए तो हम तकरीबन 6000 से लेकर के 8000 के बीच में ये इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। जैसे 16 पंजे 80, 8000 मैंने आपको बताया कि किसी में 12 है तो 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80। जैसे मैंने कहा ना, 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं, इस 12 से 16 बार। तो अगर 12 बार कर रहे हैं तो 6000 और 16 बार कर रहे हैं तो 8000। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जो ब्रीथिंग है वो आपकी साइकिल करती रहती। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन कि हम कितना एयर ले रहे हैं, कितना एयर छोड़ रहे हैं, दैट इज अ 500 ml। ठीक है, टोटल इंस्पायर और एक्सपायर दोनों। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जब हम लोग आएंगे IRV में, अब ये क्या चीज होती है? IRV जो होता है ये वो वॉल्यूम है कि हम फोर्सफुली कितना जो है सांस ले सकते हैं। उसमें हम टाइडल वॉल्यूम को काउंट नहीं करेंगे, इसमें हम केवल ये काउंट करेंगे कि हम मैक्सिममली कितना एयर फोर्सफुली कहने का मतलब जैसे ऐसे, अब ये मैं फोर्सफुली लिया, ये मैं जानबूझ लिया फोर्सफुली, तो ये तकरीबन हम जो है 2500 से 3000 के बीच में हम इस तरह से फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर सकते हैं जो ह्यूमन इंस्पायर करता है। और रीज़न ये होती है कभी कभार ह्यूमन बहुत दौड़ लिया है, बहुत थकावट लगी है, तो अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस करने के लिए कभी कभी वो फोर्सेबल रेस्पिरेशन करता है। डॉक्टर भी आप बोले लंबा सांस लीजिए भाई, प्राणायाम करिए, तो वैसी कंडीशन। उसी तरीके से एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम फोर्सफुली कितना सांस निकाल सकते हैं। देखो यार, याद रखिएगा हमेशा कि एयर जो आप जितनी लेते हो आप उतनी एयर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितनी एयर आप ले रहे हो ना उसमें से ऑक्सीजन जा भी रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उतने अमाउंट में नहीं आता जितना ऑक्सीजन आता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद भी कुछ जो एयर होता है वही आप बाहर निकालते हो, बाकी का एयर आपके लंग्स में पड़ा रहता है। उसी एयर को जो लंग्स में पड़ा रहता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, वो एक अलग चीज है, उससे हमको मतलब ही नहीं है। हम फोर्सफुली ले सकते हैं 2500 से 3000, लेकिन हम फोर्सफुली केवल दे सकते हैं 1100 से 1200। 1100 से 1200 मतलब 1000 से 1200 मान लीजिए, अपनी किताब में 1000 से 1100 है, तो बस ये समझिए फोर्सिबली आप तकरीबन जो एक्सपायर कर सकते हैं, एयर को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज 1000 to 1100। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला जो होता है उसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मैंने कहा नहीं, सांस को छोड़ने के बाद जो वॉल्यूम एयर का बचा रह गया आपके लंग्स में, वही है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 के बीच में होता है। बाय एडिंग अप प्योर, और इस तरीके से आपको चीज़ों को जानना होगा कि हर एक लंग्स की, ये तो मैंने बताया कि आप फोर्सफुली कितना ले सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लंग्स की कैपेसिटी क्या है? क्या फोर्सफुली ही कैपेसिटी आपकी? तो आइए, फोर्सफुली कंडीशन में क्या होगा कि वहां टाइडल वॉल्यूम भी जुड़ जाएगा और इंस्पायरेशन आप कितना फोर्सफुली कर रहे हैं दोनों जुड़ेगा। देखो ध्यान सुनिएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में केवल ये था कि हम कितना फोर्सफुली ले रहे हैं, उसमें टाइडल वॉल्यूम काउंट नहीं होता था। लेकिन जब आप कैपेसिटी की बात करेंगे ना लंग्स के, कि वो कितना ले सकता है, तो उसमें टाइडल भी जुड़ेगा और उसमें क्या जुड़ेगा, उसमें जुड़ेगा IRV भी। मतलब मैंने अगर IRV में 3000 लिया था और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के और टाइडल वॉल्यूम में 500 लिया था, तो दैट इज आवर लंग्स कैपेसिटी। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी है एयर को अंदर में 500 प्लस। सोचो भाई, 500 प्लस 3500 ml हमारी लंग्स के पास कैपेसिटी जो है वो होती है। उसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला दोगे तो तकरीबन 500 प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 या 1100, तो मतलब 1600 तक हम बाहर एयर ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है ना? दैट इज TV प्लस ERV। टी मीन्स टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हम लोग दो चीज़ों को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? एक तो भाई करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हम फोर्सफुली सांस निकाल सकते हैं, नंबर 1, और नंबर दूसरा रेसिडुअल वॉल्यूम की जो गैस अंदर बची थी। तो मैंने कहा कि कितना भाई हो जाएगा फंक्शनल वाला, तो सिंपली सी बात है, हमने निकाला कितना था 1000 से 1100, तो या आप 1100 मान लो, 1100 प्लस रेसिडुअल कितना बचा था, ये मान लो 1200, तो मैक्सिममली, तो 11 और 12 जोड़ लो, कितना हो गया 2300 जो है, हम जो है एयर को हमारा जो होता है वो होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या FRC। वाइटल कैपेसिटी होता है कि कितना हम लोग ब्रीथिंग में टोटली कितना हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं और कितना हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं। मतलब इसमें हम इंक्लूड करते हैं ERV एक्सपायरेशन वाली पूरी, जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं और फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं, और टाइडल वॉल्यूम। इन तीनों को जब आप काउंट कर दोगे तो वही होता है आपका वाइटल कैपेसिटी, जो आप पूरी ब्रीथिंग इस्तेमाल करते हो। मतलब कितना आप फोर्सफुली, जैसे मैंने कहा ना, ये जो मैंने अभी किया, फोर्सफुली लिया, फोर्सफुली छोड़ा, यही है वाइटल कैपेसिटी, हमारी वाइटल कैपेसिटी, प्राणायाम जो करते हैं हम लोग। और उसी तरह से आप जब पूरे सभी के सभी RV, ERV, TV, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी सबको मिला देंगे तो ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी। दैट्स इट गाइस, यही है। आपको बगल में आपको ग्राफ दिख रहा हो, तो बस यही इतना सब कुछ है। बस आपको इसके फॉर्मूले क्या याद रखना है कि किसमें कौन सी चीज होता है। सिंपली मैं फिर से क्लियर करूँ, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वाली कंडीशन, ERV जो कि फोर्सफुली हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, IRV जो फोर्सफुली हम ले रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, लंग्स कैपेसिटी के लिए IC क्या होता है, IC मतलब इंस्पायरेशन कैपेसिटी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ो और उसके साथ में क्या जोड़ो, IRV जोड़ दो। दैट इज हमारी टोटल कैपेसिटी लेने की, देने कैपेसिटी क्या है भाई साहब, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया भाई साहब। ठीक है ना? तो बस यही सब चीज़ें। दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।